डॉक्टर साहब कहिएगा कि तमाम तर जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। उर्दन में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल हमलों के बाद सदर ट्रंप के सख्त जवाब और भारी कीमत वाले बयान के बाद आप किस तरह का अब रद्द-ए-अमल देख रहे हैं? शुक्रिया। देखिए, रद्द-ए-अमल तो है और अमेरिका ने स्ट्राइक्स कर रहा है जहाँ जहाँ उसको नजर आता है। अब मुसीबत ये है कि अमेरिका एस्केलेशन भी मेंटेन करना चाहता है और कंट्रोल्ड एस्केलेशन रखना चाहता है, और ईरान को उसकी लिमिटेशंस भी नजर आ रही हैं। और ईरान समझता है कि नवंबर के जो मिड टर्म इलेक्शन है और अक्टूबर में जो 27 अक्टूबर को इसराइल में इलेक्शन है, उससे पहले इनको कोई इस तरह की विक्ट्री नहीं मिलनी चाहिए, चाहे वो टेबल पे हो, चाहे नेगोशिएशन में हो, जिससे वो नैरेटिव बिल्ड कर सके, चाहे ग्राउंड पे हो, क्योंकि दोनों पार्टियों के लिए नेतन्याहू और रिपब्लिकन, अब मेरा इशारा है ट्रंप की पार्टियों को सख्त नुकसान हो। अब ये कैलकुलेशंस हैं, एम्बिग्विटी है, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, मगर हम ये जरूर देख रहे हैं कि जंग का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। जिस तरह भी आपने शुरू में कहा कि उर्दन पे भी हमला हुआ, और उससे कल के रिपोर्ट्स के मुताबिक इराक में उन ठिकानों पे सऊदी अरेबिया और अमेरिका ने मिलकर हमला किया जहाँ पे उनको था कि ईरानी स्पोर्ट से कुछ ग्रुप्स वहाँ पे मुतहरक हो रहे हैं और वहाँ पे ICGC के भी लोग मौजूद हैं। इस तरह अगर आप देखें तो दूसरी तरफ आपको स्ट्रेट ऑफ मंदलेब में भी जो है कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। हर्मुज़ वैसे बंद है, और अभी जो मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप में और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू में, उसमें एक रियलाइजेशन सामने आई है, जो कि शायद दोनों को रियलाइजेशन है कि इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो रहा है और मिडिल ईस्टर्न इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है, और उसमें ऑब्वियसली इसराइल की इकोनॉमी को भी हिट हो रहा है, और वो वहाँ पे यही चीज़ वेपन्स और इकोनॉमिक एड को सिक्योर करने गया है ताकि वो अपनी वॉर भी मेंटेन कर सके लेबनान में और गाजा में, और अपने को प्रूव कर सके। और दूसरी तरफ ट्रंप जो है वो खुद फंसा हुआ है, मगर कहीं से भी ये अब इशारे नहीं मिल रहे पाकिस्तान की कोशिशों के बावजूद कि ये किसी तरीके से जिस तरह डी एस्केलेट चीज होती है और एक अल्टीमेटली जो ट्रूस है वो परमानेंट पीस की तरफ जाए, मगर ये अभी तक अपना हिट और रन या इस तरह के स्ट्रेटजी में लगे हुए। बिल्कुल जफर साहब, अगर हम देखें तो ईरान ने आपने हुर्मुज़ के जो मुश्तरका इलाका इंतजाम से मुतालिक ओमान की जो पेश करदा तजवीज़ है उसको भी मुस्तरद कर दिया है, तो ये अब इन फ्यूचर ओमान और ईरान के ताल्लुकात के लिए कितना डैमेजिंग है? क्या अब ओमान भी ईरान की हिमायत से पीछे हट सकता है? देखिए, ओमान ने ना पहले उसकी कोई हमायत की है ना उसकी मुखालफत की है। ओमान ने मेंटेन करने की कोशिश की है, लेकिन जफर साहब हम सुन रहे थे मुश्तरका तौर पर टोल वसूल करना आपने हुर्मुज़ से। नहीं, देखें, उन्होंने न्यूट्रलिटी मेंटेन करने की कोशिश की, मगर ओमान को ये मालूम है कि उसका लिंकेज जो अरब गल्फ स्टेट के साथ है उसको भी वो इग्नोर नहीं कर सकता, और ईरान भी उसका बिल्कुल नेबरहुड में है तो उसको भी इग्नोर नहीं कर सकता। उसके साथ उसने कोशिश की कि ये यहाँ पे जंग अगर ना हो तो वो उसकी बेहतरी है, क्योंकि देखिए स्ट्रेट ऑफ हर्मुज़ में एक चैनल उसका भी चलता है और उस चैनल की वजह से उसको भी ट्रेड में बहुत फायदा होता है। अब अगर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, ईरान की वॉर होगी, उसके जो एशेज है वो ओमान की भी इकोनॉमी को जला रहे हैं। लिहाजा ओमान जो है वो बड़ा कैलकुलेटेड प्ले कर रहा है, और ईरान उसकी प्रपोजल्स को इसलिए इग्नोर कर रहा है या रिजेक्ट करता है, वो समझता है कि अमेरिकन की फेवर्ड प्रपोजल्स है, और उसको रिलाइज, और वो रीजन में जो इस वक्त ईरान का भी क्राइसिस है, ईरानियन लीडरशिप जो है उसने पब्लिक के सेंटिमेंट्स को इस तरीके से हाई कर दिया है, जिसमें अगर आप देखें जब फ्यूनरल था तो वहाँ पे रिवेंज के नारे लग रहे थे, और इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को खत्म करने की डिमांड की जा रही है। अब उन्होंने अपने अवाम को कुछ तो सेल करना है। अगर वो ओमान के साथ कोई डील करते हैं, और जो कि रैशनल डील है, मगर वो ये भी चाहते हैं कि वो इस रीजन में एक डोमिनेंट एक्टर हो, जो ईरान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया कि अगर वॉर आज खत्म भी हो जाती, जो उसने पहले रीजन में आपने जिसको वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं उसकी वजह से अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन किया हो, तो वो चेकमेट होगी। अब अगर वो इन्फ्लुएंस चेकमेट हो जाता है और ओमान भी अपनी इंडिपेंडेंसी शो करता है रीजन के अंदर, जो कि थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है, प्रैक्टिकली नहीं, तो लिहाजा वो हर चीज को रिजेक्शंस मोड में जाके अपना जो पूरे रीजन के अंदर अपना एक इन्फ्लुएंस है, एक डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंस है, वो सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, अगर इस स्ट्रगल में बिल्कुल ईरान का कितना नुकसान होता है, ईरान कितना सक्सेसफुल होता है, ये भी मुश्किल है प्रेडिक्ट करना, मगर रीजन का
जो एक तबाही है वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, और हम ना इस रीजन में ना डिवीजन भी देख रहे हैं। ईरान की सर बात करें तो ईरान ऐसा लग रहा है कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर की तरफ जा रहा है। ईरान की जितनी भी प्रॉक्सीज हैं वो सारी इस वक्त मुतहरिक हैं, चाहे वो हौसी हों या फिर इराक में मौजूद मलेशिया। सर, मई 2026 में जंग के आगाज़ के बाद पहली बार सऊदी अरब ने अमरीकी सेंटकॉम के साथ मिलकर इराक के अंदर खुलेआम कार्रवाई की है। रियाज की इस पॉलिसी शिफ्ट के खलीजी खित्ते पर क्या असरात मुरतब होंगे? इससे पहले हम देख रहे थे कि सऊदी अरब न्यूट्रल एक रोल प्ले कर रहा था और बड़ा बैलेंस सा रोल था, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि वो खुलकर सामने आ गए हैं। देखिए, सऊदी अरेबिया को मजबूर किया जा रहा है। सऊदी अरेबिया 28 फरवरी से लेके अभी तक उसने अमेरिकन का प्रेशर भी बेयर किया और हमारी एडवाइस पे भी अमल किया। जी। सऊदी अरेबिया में हमले हुए और सऊदी अरेबिया ने रिटेलिएट नहीं किया, और उसके हमलों में सऊदी अरेबिया का नुकसान हुआ, और हम भी उनको कन्विंस कर रहे थे कि आप इस चीज़ से अवॉइड करें एज मच एज पॉसिबल। जब सऊदीज अवॉइड कर रहे थे या रिस्ट्रेंट शो कर रहे थे, उसके उसी वजह से जीसीसी भी रिस्ट्रेंट शो कर रही थी, बाकी जो उसके मगर एक लिमिट होती है, और उस लिमिट में देखें कि हूथीज ने सऊदी अरेबिया के लिए स्ट्रेट ऑफ मंदरेब का जो उनका एक चैनल था जो कि हरमोज के बाद होने के बाद उन्होंने खोला हुआ था, वो बंद करने की कोशिश, और सऊदीया की टेरिटरी पे भी हमला किया गया। अब एक लिमिट है कि सऊदी अरेबिया को आप यहाँ उनके क्राउन प्रिंस को ये भी शो करना है कि हम भी कोई ऐसी स्टेट नहीं है जिस तरह की सिटी स्टेट है, बहरीन कह लें, कुवैत कह लें, या आप कह सकते हैं यूं ही, हम एक बड़ी पावर है और रीजन में पहले हम लीड करते थे। वो एक अब उन्होंने उसको रिटेलिएट करना शुरू कर दिया। इसलिए मैंने पहले अर्ज किया कि रीजन के अंदर जो वॉर है वो अपने टेंटिकल्स बढ़ा रही और इस वॉर का एक्सपैंड हो रही, क्योंकि सऊदीज की जो रिस्ट्रेंट पॉलिसी थी, जो कि शायद उसमें पाकिस्तान का भी एक रोल था, और उनका एक अपना रोल भी ये था, वो समझते थे कि हम इस वॉर का हिस्सा बनेंगे तो हमारे पे लेबल लगेगा कि हम इसराइल और यूएस की वॉर की लड़ रहे हैं। और इस वजह से अगर आप देखें तो अमेरिकन कांग्रेसमैन ने काफी दफा सऊदी अरेबिया को क्रिटिसाइज भी किया, मगर उन्होंने रिस्ट्रेंट शो। मगर जिस वक्त ये एक लिमिट्स क्रॉस हो गई है कि उनकी ना ट्रेड होने दे रहे हैं स्ट्रेट ऑफ मंदलेब से, और फिर हूथीज जो है वो ईरानियंस वहाँ पे अकॉर्डिंग टू सऊदियन इंफॉर्मेशन कि वहाँ पे अब ईरानियन एडवाइजर्स बैठे हुए हैं जी, और वहाँ से वो हमले करा रहे हैं, तो वो खुद ईरान को ड्रैग इन कर। सऊदी अरेबिया इस रीजन की एक बहुत बड़ी पावर है, मिलिटरीली भी, इकोनॉमिकली भी और टोपोग्राफिकली वाइज भी। आपने कहा कि ईरान पहले दिन से एसिमेट्रिकल वॉरफेयर की स्ट्रेटजी अडॉप्ट किया हुआ है। वो डिफेंसिव स्ट्रेटजी तो सक्सेसफुल होती है, मगर जब आप चारों तरफ से आपने और ये उनको ईरान को नहीं भूलना चाहिए कि एसिमेट्रिकल वॉरफेयर पे जहाँ उसकी टेरिटरी उसको सपोर्ट करती है, वहाँ उसका पॉलिटिकल नेबरहुड भी उसको सपोर्ट करता है। अगर उसके सारे नेबरहुड में जिस तरह उसने पहले तो ये था कि मैं बेसिस पे हमले कर रहा हूँ, अब उनकी ट्रेड पे भी हमले कर रहा है, तो एक बेसिस तो थी चले अमेरिकन टेरिटरी पे हमला हो रहा है या अमेरिकन फोर्सेस पे हो रहा है। अगर बिल्कुल जफर साहब आप सही कह रहे हैं कि जब तक जो है अमेरिकन इंस्टॉलेशंस को हिट किया जा रहा था ईरानियंस की जानिब से, तब तक तो हमने देखा रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया गया सऊदी अरब की जानिब से, लेकिन जब मौशी हमले हो रहे हैं, अरामको पर हम हमलों की धमकियां सुन रहे हैं, तो उसके बाद अब सऊदी अरब भी आगे आकर जवाब दे रहा है, लेकिन सिचुएशन कोई आइडियल नहीं है। ये तो वही सूरत हाल है जो इसराइल चाहता है कि इस्लामी ममालिक जो है वो आपस में लड़ना शुरू कर दें। खैर, अगर अभी हम देखें तो इराकी सूबों करबला और नैनवा में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस PMF पर जो मुश्तरका हमले हुए हैं 20 अरकान की हलाकत के बाद, अब हम देख रहे हैं कि वहाँ पे 40 वॉक भी है। ये हमलों का सिलसिला रहता है जारी, तो फिर इराकी शिया मलेशियों का अगला हदफ क्या हो सकता है और फिर सूरत हाल क्या बन सकती है रीजन? देखिए, इराकी शिया मलेशिया जो है वो इतनी मुतारक नहीं है। उन्होंने पहले भी नेशनलिज्म में सदाम हुसैन को सपोर्ट कर दिया था ईरान इराक वॉर को, मगर ऑफ कोर्स जिस वक्त एक्सेस रेजिस्टेंस की बात करते हैं, इराक में पॉकेट्स हैं इनकी फेवरेबल, और इसी तरह आपको सीरिया में भी नजर आएगी, लेबनान में भी है, आपको पता है हिजबुल्लाह का है, और उसी हिसाब से जो है यमन में है। ये पॉकेट्स जो है जिनको ईरान आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो सब पॉकेट्स जो है उसके साथ सपोर्टिव भी, और इनका पॉकेट्स का या इनका जो इनको आप प्रॉक्सीज ऑफ ईरान कह सकते हैं, या जिनको आप रेजिस्टेंस ग्रुप्स कह सकते हैं, जो भी अच्छी लैंग्वेज आप यूज करें उनके लिए, तो वो उनको भी एक सर्वाइवल चाहिए और एक जगह सपोर्ट चाहिए। और इसमें जितनी अनारकी बढ़ेगी, उसमें इस तरह के जो मिनी ग्रुप्स हैं जिनको हम कह सकते हैं रेडिकल ग्रुप्स हैं या लिबरलेशन के ग्रुप्स हैं, या जिसको
अमेरिकन लैंग्वेज में टेररिस्ट ग्रुप्स कहा जाता है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और रीजन के अंदर इंस्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। अब ईरानियों की स्ट्रैटेजी ये है कि हम तो डूबे हैं, बाकी सबको भी हम डुबाए, तो ईरान को ये जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था उसमें जितनी भी क्लॉजेज अगर पड़े तो वो ईरान को फेवर कर, और ईरान ने उनको उसको चाहिए था कि अपनी डिप्लोमेसी से उसको कैच करता, मगर ईरानी लीडरशिप ने विद इन द स्टेट इतना नेशनलिज्म को ले गए कि उनके लिए उस पर अमल करना मुश्किल हो गया। और वो दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप जो था वो इस एग्रीमेंट के बाद ये ढूंढ रहा था कि मैं तो बिल्कुल ही हर चीज़ गिव इन कर गया, तो उसने कोई ना कुछ लेना था तो उसने स्ट्राइक करनी शुरू कर। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, यहाँ पे बहुत कहा जाता है अमेरिका अभी भी मिलिट्रीली बहुत बड़ी पावर है। ये कहना है कि उसका एमुनिशन खत्म हो गया, ये बिल्कुल गलत बात है। आज मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा है कि अमेरिका ने अपने लॉकहीड मार्टिन को गालिबन 56.6 बिलियन यूएस डॉलर का पैट्रियट मिसाइल्स बनाने का दोबारा ऑर्डर दे दिया और बजट इशू कर रहा है। तो इस तरह की डेवलपमेंट में मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अमेरिका का बहुत स्ट्रांग है। इस रीजन में कौन सफर कर रहा है? सारे आप कह सकते हैं मुस्लिम ममालिक कर रहे हैं या उसके नेबरहुड में हम लोग सफर कर रहे हैं, और ये इसी वजह से हमारी लीडरशिप की ख्वाहिश है वो इसको इस जंग को रोके। उसमें ईरान को कहा जाता है कि चाइना का नुकसान है, चाइना का एक लिमिटेड नुकसान है, उसको तो उसके तो जो कमर्शियल शिप्स हैं स्ट्रेट ऑफ मंदलेब में उनको हूथी जो है वो खुद प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लिहाजा ये सिर्फ नुकसान है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का और मुस्लिम कंट्रीज का। अच्छा सर, हम ये भी देख रहे हैं कि इराक में जो ईरानी हिमायत याफ्ता IRI ने सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों की तरदीद की है। जो इराक की वज़ीर आज़म है अली अल ज़ैदी ने तहकीकात का हुक्म दिया है। इराकी हुकूमत इस अमरीकी और सऊदी इकदाम और जवाब में ईरानी दबाव के दरमियान खुद को कैसे न्यूट्रल रख सकेगी? देखिए, हम सबको मालूम है इराक की गवर्नमेंट हो, सीरिया की गवर्नमेंट हो, लेबनान की गवर्नमेंट हो, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स है वहाँ पे जिनको आप लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स कहते हैं, उनकी अपनी स्टेट्स में रिट नहीं। वहाँ पे ऐसी पॉकेट्स हैं या ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे उनका कोई अमल दखल नहीं। इसीलिए आपको नजर आता है कि हज़बुल्ला जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ लेबनान की तमाम चीज़ों को इग्नोर करते हुए इसराइल पे स्ट्राइक करती है और इसराइल के साथ डायरेक्ट वॉर। इसी तरह इराक के अंदर भी खास तौर पे ये शिया बेल्ट है, उस पर इनका वो कंट्रोल नहीं है जो एक स्टेट का, जब जिस तरह पहले सद्दाम हुसैन का था। इराक एक बिल्कुल अराकी का सोसाइटी की पिक्चर है जो कि अमेरिकन ने क्रिएट की थी ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम ना ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 2003 में लॉन्च करके, और 2008 में जब उन्होंने छोड़ा तो इराक को बिल्कुल वो इनस्टेबल करके चले गए। तो इसलिए वहाँ पे ये कहना कि इराकी प्रेसिडेंट की तहकीक पे कोई हम कह सकते हैं कि या प्राइम मिनिस्टर की जो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन है वो क्रेडिबल होगी या उसको रीजन में या सऊदी अरेबिया को क्रेडिबिलिटी देगा, क्योंकि उसकी कंट्रोल में नहीं। ये सऊदीज को मालूम है, इसलिए उन्होंने बजाय प्रोटेस्ट लॉन्च करने के उन्होंने अब स्ट्राइक्स की तरफ चले गए। और मेरा ख्याल है कि अब अगला जो कोई भी ईरान से भी अगर कोई मिसाइल जाएगा अमेरिकन बेसिस पे सऊदी अरेबिया में, तो सऊदी अरेबिया रिटेलिएट करे। ये एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होगी और डिफिकल्ट सिचुएशन होगी नेबर्स ऑफ ईरान के लिए भी और खास तौर पे हमारे लिए। और सर पूरी दुनिया को भी समझना होगा, को ईरानीज रियलाइज नहीं कर पा रहे। हाँ, और पूरी दुनिया को भी समझना होगा कि हमें अमन की तरफ जाना है, पीस की तरफ जाना है। और सब यही कह रहे हैं जो अमन पसंद लोग हैं, जो लिबरल वॉइसेस हैं कि मेज़ पर बैठे मुज़ाकरात करें, क्योंकि जंग की सूरत में सिर्फ तबाही ही है। तो हमारे साथ डॉक्टर ज़फ़र जसपाल साहब मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया सुनो पाकिस्तान में शिरकत करने के लिए।